हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने आपको पता है कि सी टेट का हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये 2019 का पेपर है और हम ऑलरेडी इसकी सारी जो डिटेल्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेनी है, क्या ध्यान रखना है और क्या नहीं, सब हम बता चुके हैं। ईवीएस का पोर्शन हिंदी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 इंग्लिश हम कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। जिन्होंने भी अभी तक पुराने ये जो और सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, ईवीएस, हिंदी एंड इंग्लिश, इसकी क्लासेस नहीं अटेंड किए हैं तो हम आपको कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 आता है, ये कंपलसरी पार्ट है जिसमें हमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं। पेपर बाइलिंगुअल होता है, सीटेट का भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। देखो इन्होंने क्लियर लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 to 30 बाय सेलेक्टिंग करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब कि आपको करेक्ट या फिर जो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा वो आपको चूज करना है। ये हमारा सेट ए है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये सेट ए है, ठीक है। तो ऑफिशियल आंसर की ने जिन क्वेश्चन आंसर्स को राइट माना था हम वही कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। भाषा के अर्जन एवं विकास विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। जो भाषा का अर्जन या फिर जो विकास होता है, यानी कि जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, उसमें सबसे ज्यादा संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। चार ऑप्शन दिए हैं। जन्म के पूर्व अवधि, ये तो नहीं होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये हो सकता है। मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था, तो देखो ये तो हट गया, बिल्कुल जन्म से पूर्व तो हट गया। अब इन तीनों में हमें भाषा का जो अर्जन या विकास होता है, उसमें सबसे पहले जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो बहुत संवेदनशील होती है और बहुत ज्यादा अच्छी मानी गई है बच्चों की भाषा के अर्जन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कॉलबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। देखिए ये सारी किसी न किसी के द्वारा प्रस्तावित, जो भी आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, ये सारी किसी न किसी के द्वारा प्रस्तावित यानी कि दी गई कोई ना कोई एक अवस्था है। बट इन्होंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया है कि कॉलबर्ग कॉलबर्ग ने जो इनमें से नैतिक विकास की या फिर मोरल डेवलपमेंट की जो अवस्था बताई थी, आपको वही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि किसी स्पेशल जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है उनका तो मेंशन नहीं किया गया है, आपको ध्यान देना है। तो किसका क्या कौन सी थी, इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इनमें से सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास ये कॉलबर्ग ने दी थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये जो दी थी, ये किसने दी थी, कॉलबर्ग ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो यह किसका उदाहरण होगा। जो टीचर है वो बॉयज पे ज्यादा ध्यान दे रहा है कंपेयर टू गर्ल्स। अब आप देखिए यहीं पे वो जेंडर बेसिस पे बात कर रहा है ना। तो इसमें देखो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, जेंडर पक्षपात, जेंडर संबंधता, जेंडर पहचान या जेंडर समरूपता। तो जेंडर का पक्षपात, देखो सारे ही इन्होंने ऑप्शन जेंडर से रिलेटेड दे दिए। बट आप देखिए जेंडर बायस होगा, आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे तो बात ही नहीं कर रहा है, रेलिवेंस पे भी नहीं कर रहा है, कॉन्स्टेंसी से पे भी नहीं कर रहा है। तो किस पे कर रहा है, जेंडर बायस यानी कि जेंडर पक्षपात। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखो जब हमने ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसी 2019 दिसंबर वाले पेपर के ही, तो मैंने आपको एक मेथड बताया था, एलिमिनेशन मेथड, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, बहुत छोटे छोटे की पॉइंट्स बताए थे उसमें कि पेपर को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अगर हमें पहला ऑप्शन यहाँ पे सही भी लग रहा है, मैं रिपीट करूंगी फिर से, तो भी हमें आगे के तीनों ऑप्शंस को विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हम जल्दबाजी में हमें लगा पहला ऑप्शन सही है और हम इसको मार्क कर देते हैं। बट यहाँ पे वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट की साथ साथ वो करेक्ट के साथ साथ अप्रोप्रिएट की भी बात कर रहा है। तो कभी कभी हम जब आगे जाते हैं तो हम बाद में हमें पता लगता है, जब हम आंसर की आती है या घर आके शांति से पेपर देखते हैं
कि अरे मैंने तो ये ऑप्शन देखा ही नहीं, मेरे को तो पहला ही सही लगा, मैंने पहला मार्क करा और आगे बढ़ गया। तो देखिए ये गलती नहीं करनी है, छोटी छोटी गलतियों का, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं हर क्लास में ट्राई करती हूँ कि आपको ये बात बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। आपको इनमें से बताना है कि जेंडर जो जेंडर के लिए रूढ़िवादी या जो जेंडर भूमिका का अनुरूपता है उसको कम करने के लिए हमें इनमें से कौन सी पद्धति या स्ट्रेटेजी को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ऑप्शन वन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। हो सकता है ये बात, बट हम आगे भी पढ़ेंगे। जेंडर विशिष्ट भूमिका को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप जेंडर के पृथक यानी कि अलग अलग खेल समूह बनाएंगे तो फिर कैसे हो जाएगा, है ना। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से हमें सेलेक्ट करना है। एलिमिनेशन मेथड से दो तो हमारे हट गए, क्योंकि अगर आप जेंडर के बेसिस पे बैठाएंगे तो इससे आप इसको कम थोड़ी कर रहे हैं रूढ़िवादिता को, इससे तो आप और बढ़ा रही हैं इन सब चीजों से। तो हमारे दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बचे दो ऑप्शन, अब इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे फिर दोबारा। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। इन्होंने बोला है एम्फेसिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। अगर हम जेंडर के स्पेसिफिक रोल्स को महत्व देंगे, यानी कि हम कहेंगे कि गर्ल्स जो हैं वो कुकिंग कुकिंग रिलेटेड चीज पसंद करती हैं, और बॉयज बॉयज का जो है वो मतलब कुछ गाड़ियों से रिलेटेड, या फिर हम कह दें कि गर्ल्स को पिंक कलर पसंद है और बॉयज को ब्लू कलर पसंद है। पिंक इज द सिंबल ऑफ गर्ल, यानी कि तो अगर हम किसी विशिष्ट स्पेसिफिक रोल को इंपॉर्टेंस देंगे तो इसका मतलब क्या है, हम तो जेंडर बाइस को बढ़ा रहे हैं, जेंडर पक्षपात को बढ़ा रहे हैं, कम थोड़ी कर रहे हैं रूढ़िवादी को। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। अब हम एलिमिनेशन मेथड से पहुंचे, जब हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड से कहां पहुंच गए, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कसिंग अबाउट जेंडर बायस, अगर हम जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करेंगे, जागरूक करेंगे, देन हम रूढ़िवादी और जो चीजें चल रही हैं जेंडर को रिलेटेड उसको हम कम कर देंगे। देखिए, क्वेश्चन को डीपली समझना और समझाना एक बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि मैम पहली लाइन में आंसर बता देती, बात खत्म। बट नहीं, वहां पे आपने एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलेगा। यहाँ पे जब हमने ऑप्शन को ध्यान ध्यान से पढ़ा, देन हम उनको एलिमिनेट कर पाए, फिर हम अपने राइट आंसर पे पहुंचे। तो ये ट्रिक, ये मेथड आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तब आपको याद आएगा कि हाँ, इस मेथड से हम सही आंसर पे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। अब आपको बताना है इन चारों में से वॉटसन, लेव वायोस्की, जीन पियाजे या कॉलबर्ग, इनमें से किसने जो बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उन्हें चिंतन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों के विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो ये दिया गया था बायोस्की ने। किसने दिया है, ये बायोस्की ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच वाइल वर्किंग ऑन ए जिगसॉ पजल 5-year-old Najma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one. Not this one, darker one. That would go here and make this shoe. This kind of talk is referred to by Vygotsky is. तो जिगसॉ जो एक पजल होती है उसको सॉल्व करते हुए 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। तो जब बच्चा इस प्रकार की अपने आप से बात करता है, वार्तालाप करता है, तो वो बायोस्की द्वारा, जो बायोस्की मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा किस चीज को संबोधित करता है या फिर किस चीज को रेफर करता है, आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है, व्यक्तिगत चर्चा, जोर से बोलना, ढांचा या आत्म केंद्रित वार्ता। देखो, जोर से बोलना नहीं होगा, है ना, ढांचा भी नहीं होगा। अब एक हो सकता है व्यक्तिगत चर्चा या फिर हो सकता है आत्म केंद्रित चर्चा। अब यहाँ पे वो आत्म केंद्रित तो नहीं है, यानी कि ईगोसेंट्रिक स्पीच तो उसकी नहीं है, वो प्राइवेट स्पीच है, अपने आप से वो बात कर रही है, बट आत्म केंद्रित नहीं है। तो इसका ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, प्राइवेट स्पीच।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इनमें से आपको बताना है किसका उदाहरण है। क्या करना है, बच्चों को संकेत देना, थोड़ा सा डायरेक्शन दे दिया, थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट दे दिया, तो ये किस चीज का उदाहरण है, प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग या फिर ढांचा। तो ये जो उदाहरण है ये स्कैफ स्कैफोल्डिंग यानी कि स्कैफोल्डिंग का यानी कि ढांचा का है। आप याद रखेंगे कई बार ढांचा को हिंदी में भी, स्कैफोल्डिंग को हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है, मीनिंग में नहीं आता, उसको टाइपिंग हिंदी में होती है, स्कैफोल्डिंग ही लिखा होता है। तो इसलिए आप इस वर्ड को भी ध्यान रखेंगे, हिंदी वाले भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। देखो, जो जीन पियाजे ने अपनी अलग अलग अवस्थाएं दी थी, मूर्त मूर्त संक्रियात्मक है ना, और अपनी जो अवस्थाएं दी थी उनमें से इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक को विशेषित करने वाला पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं आपके पास, आप ऑप्शन देखिए। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, दूसरा है संरक्षण कक्षा समावेशन। देखो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन था यानी कि कक्षा इंक्लूजन था, ये था इसका जीन पियाजे का, बट अभी हम आगे बढ़ेंगे। आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुत्कर्मणीयता, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रहा है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, अगर हम इंग्लिश में देखें तो होता है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो देखो इसमें से संरक्षण और कक्षा समावेशन ये दिया था, जीन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ये चीज विशेषित करती है, करेक्टराइज करती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइजेटियन कंस्ट्रक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंसेक्यूटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे की संरचना है। आपको बताना, देखो प्याजे का था संज्ञानात्मक विकास, ये सिद्धांत किसने दिया था, प्याजे का दिया था। अब उन्होंने यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा कि संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि जो संज्ञानात्मक विकास बता दिया खुद ही प्याजे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, उनमें इन चारों में से किसके बारे में बताया गया है। अब आपको ये आंसर करना है। तो स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन। तो जो ये संज्ञानात्मक विकास था जीन पियाजे का, ये स्कीमा से संबंधित था। किसके संदर्भ में था, स्कीमा। जब आपने सीडीपी की क्लासेस या पढ़ा होगा तो उसमें ये आया था, स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्लासेस कुछ ऑलरेडी हमारे चैनल पर हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जीन पियाजे ने दिया था और संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में ये चीज दी गई थी। आप आगे के लिए भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है। रिपीट सेम ना हो बट किसी और वे में सेम क्वेश्चन पूछ ले, है ना, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखो अब आपको सोचना है, मैंने इनकी भी आपको ट्रिक बताई है। आज के टाइम में जो एजुकेशन है वो कैसी है, चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। तो आपने जब भी अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो उसमें न्यूट्रल रहना है, बच्चे के लिए संवेदनशील रहना है और अपने आंसर को ऐसा सेलेक्ट करना है कि वो चाइल्ड सेंटर हो, रिजिड नहीं होना है, चीजों को लेके बहुत फ्लेक्सिबल रहना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, मैं हर क्लास में आपको समझा रही हूँ, तो आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखिए जो सीटेट है वो आपके रटाफिकेशन को नहीं चेक करता, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है, आपकी समझ को चेक करता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द राइट कॉन्सेप्ट, है ना, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो अब इन्होंने पूछा है जो हमारे यहाँ असेसमेंट चलते हैं, आकलन चलते हैं, उसका प्राथमिक उद्देश्य या फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑप्शन आता है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। नहीं, देखो जो ये रैंकिंग की जाती है बच्चों को, ये आकलन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है बच्चों में एक अलग सी फीलिंग आने लगती है कि मैं तो बहुत इंफीरियर हूँ, या फिर कोई बहुत ईगो में आ जाएगा कि मैं तो सुपीरियर हूँ, मेरी फर्स्ट रैंक आई है। तो आकलन का उद्देश्य ये नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, तो हमारा ये आंसर कैंसिल हो गया। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। यस, ये आंसर सही हो सकता है, बट अभी हम आगे विजिट करेंगे, क्योंकि जो आकलन है
उसका मेन उद्देश्य क्या है कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी कंफ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कि जो भी बच्चा है उसको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लैरिटी आई है या कोई कंफ्यूजन्स हैं, ये सब हम असेसमेंट के थ्रू चेक करते हैं। तो ये राइट आंसर हो सकता है, बट वी हैव टू विजिट नेक्स्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकित करना। नहीं, ये तो बहुत ही गलत चीज है। अगर हम प्राप्तांक यानी कि जो बच्चों को नंबर स्कोर किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बच्चों का नामांकित कर दें, उनको सीरियल नंबर दे दें या समहाउ उनमें डिवाइडेशन कर दें, तो ये नहीं है आकलन का। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी नहीं है। तो अब आप देखिए, क्योंकि रिपोर्ट आप, मैंने कहा ना कि एजुकेशन क्या है, चाइल्ड सेंटर है। ऑप्शन आपको कैसे सोचने हैं, चाइल्ड सेंटर। ओके, अब आप बच्चे के उससे सोचिए कि अगर हम रिपोर्ट कार्ड में उसको उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण कर देंगे या फिर पास या फेल कर देंगे, तो बच्चे के मन पे एक नेगेटिव इफेक्ट पहुंचेगा, है ना। अभी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड है, तो वी हैव टू एलिमिनेट दिस पॉइंट, क्योंकि बच्चे के माइंड को हमें परेशान नहीं करना है। तो बस आंसर हमें मिल गया, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 हम एलिमिनेट करके आ चुके हैं। और यही फायदा है एलिमिनेशन मेथड यूज करने का। देखिए, हम आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करा रहे हैं, हम आपको ट्रिक्स भी बता रहे हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो मैं छोटी सी आपका 1 सेकंड लेके, 1 मिनट लेके बता दूं कि जो हमारे साथी नए हैं वो जल्दी से डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें। यूपी टेट और सी टेट के हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। डी ट्रिपल एस बी और केवीज के भी हमने क्लासेस लेके आए हैं, वो भी आप देख लें। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, आप उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। जो क्लासेस हैं उनके पीडीएफ्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप बस अपनी तैयारी करिए। जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथी, ऑलरेडी टीचिंग्स में है, वो सी टेट का एग्जाम जरूर दें। देखिए, पेपर जरूर फिल करें, बिकॉज आपके पास ये अभी ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आई है, तो आप इसको यूटिलाइज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? बुद्धि के बारे में मैंने पूरी एक क्लास, डेडिकेटेड क्लास आपके लिए बनाई है, ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वो जाके जरूर देखिए। उसमें बुद्धि, लब्धि, सब चीजों के बारे में आपको समझाया गया है। तो अब हम कथन देखते हैं। पहला है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसमें क्लियरली समझाया है। बुद्धि ऐसी कोई फिक्स्ड एबिलिटी नहीं है कि जो बर्थ के समय, आप सोच के देखिए, किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो आप उसकी बुद्धि निर्धारित कर देंगे, आप बता देंगे इसमें कितनी बुद्धि है। तो अगर आप क्लास भी नहीं अटेंड किए, लॉजिकली फिर भी सोचते हैं, तो भी ये गलत है, क्योंकि बुद्धि कोई ऐसी निश्चित योग्यता नहीं है जिसे आप बर्थ हुआ और आपने उसको डिसाइड कर दिया या आपने उसको फिक्स्ड कर दिया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि बुद्धि को किसी चीज से मापा या निर्धारित किया जाए? हो सकता है, सोच के देखिए। नहीं हो सकता, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसको भी आप एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, क्योंकि कोई ऐसा मानकीकृत प्रशिक्षण है ही नहीं, कोई एक्यूरेटली मेजर्ड या डिटरमाइंड स्टैंडर्ड टेस्ट है ही नहीं जिससे आप बुद्धि को मेजर कर दें। ठीक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, बुद्धि एक एकात्मक कारक और एक एकाकी विशेषक है। जो इंटेलिजेंस है वो 1 सेकंड रुकिए, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है। हाँ, इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। ठीक है, बुद्धि एक एकात्मक कारक है और एक सिंगल ट्रेट है। लग तो ऐसा भी नहीं रहा, ऐसा तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, क्योंकि सिंगल तो है ही नहीं, यूनिटरी फैक्टर नहीं है बुद्धि, बुद्धि में तो बहुत सारी चीजें हैं, वो तो मल्टी फैक्टर है, मल्टी डायमेंशनल है, वो सिंगल हो ही नहीं सकता है। आप क्लास आपने नहीं भी अटेंड की तो भी बाकी उस क्लास में क्लियरली डिफाइंड है कि बुद्धि एकात्मक कारक यूनिटरी फैक्टर नहीं है, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल। तो बुद्धि हाँ आ गया, देखिए आ गया, बुद्धि क्या है, बहुआयामी है, सही बात है, तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। राइट आंसर, बुद्धि हमारी बहुआयामी है और जितनी भी हमारी जटिल योग्यताएं हैं उनका एक समूह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ deprived group in teaching learning process, a teacher should
शिक्षण अधिगम, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो वंचित समूह है या संबंधित विद्यार्थी है उसकी सहभागिता कम हो जाए तो बच्चे को, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप कह ही नहीं सकते विद्यालय छोड़ने के लिए, ठीक है। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। कोई बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है या फिर वो किसी वंचित समूह से है, उसकी सहभागिता बहुत कम है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप उसकी स्थिति को जो कि तो छोड़ दें। आप नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट समझना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसलिए आप नहीं कर सकते। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो इसको भी हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए? नहीं। देखो, जब आप एक टीचर हैं तो विद्यार्थी कैसा भी हो आप उससे अपनी एक्सपेक्टेशंस को या अपनी अपेक्षाओं को कम नहीं कर सकते। यू आर अ टीचर और हर स्टूडेंट आपके लिए बराबर है। चाहे वो कम आ रहा है, किसी भी रीजन से वो अपने लर्निंग प्रोसेस में पीछे है या कुछ भी है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अब आप बच्चे के बेसिस से सोचिए, आप टीचर के बेसिस से नहीं सोचेंगे, क्योंकि एजुकेशन हमारी चाइल्ड सेंटर्ड है। तो मुझे तो ये ऑप्शन भी गलत लग रहा है। चलिए इसे भी अभी रॉन्ग करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। यस, दिस इज द राइट आंसर। आपको बीइंग अ टीचर अपनी जो टीचिंग वे है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चों का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट बढ़े, और उसके लिए आपको नए नए मेथड ढूंढने चाहिए। तो देखा, अगर आप फ्लैक्सिबल हुए, अगर आप रिजिड हो जाते हैं ना, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सही कर देते। बट मैं आपको इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम फ्लैक्सिबल रहिए। तो आप फ्लैक्सिबल थे तो आपने इस आंसर तक पहुंच गए। तो आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे समावेशी कक्षा या इंक्लूसिव क्लासरूम कौन से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव क्लासरूम वाला कॉन्सेप्ट, और जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं उनको डेफिनेटली ये पता होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए कौन से होते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि जो इंक्लूसिव या फिर समावेशी कक्षा है उसमें शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक, शिक्षक की क्या विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तैयार नहीं करना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए भाई, तैयार तो करना चाहिए। गलत हो गया। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई स्पेशल दिन थोड़ी है। रोज होना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, बट हम नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ेंगे, क्या पता वो इससे ज्यादा सही हो। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए? नहीं। डिस्करेज क्यों होना है, हतोत्साहित क्यों होना है, हमें तो उत्साहित होना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया। क्या है ये? डिसलेक्सिया। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें हिंदी में नहीं समझ में आ रहे होते हैं, तो हमें इंग्लिश इसलिए तो दिया है, यहाँ पे हमने पढ़ा डिसलेक्सिया, हम तुरंत समझ गए। इसको बोलते हैं पठन वैफल्य। बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है जो बच्चे डिसलेक्सिया से सफर होते हैं? प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड। तो आपको जो बच्चे डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं उनके पहले जो प्राथमिक या फिर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गतिविषयक कार्य को बार बार दोहराना। देखो ये है इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, ये है डिसलेक्सिया। अब एक और होता है डिसग्राफिया। आप डिसग्राफिया के मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि डिसग्राफिया के क्या लक्षण होते हैं और डिसग्राफिया कौन सी बीमारी होती है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, तभी तो आपको नई नई क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, देखो दोबारा आ गया इंक्लूसिव एजुकेशन, एज एडवोकेट इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन, देखो तभी मैंने आपसे बोला था इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, कमेंट में जरूर लिख के बताएं, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है वो किस पे आधारित है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, इस पे ये बेस्ड है आरटीई के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली, संचारवादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, जो हमारा कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क होता है उसमें जो अधिगम है यानी कि जो लर्निंग है वो प्राइमरली क्या होती है वो आपको बताना है। तो वो होता है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, रोइट मेमोराइजेशन पे नहीं होती, रीइंफोर्समेंट पे भी नहीं होती और कंडीशनिंग पे भी नहीं होती, वो होती है फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग पे वो फोकस होती है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। नेव थ्योरीज डेट एक सेकेंड सॉरी डेट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमेना, तो आपको क्या करना चाहिए, एक टीचर को बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम किसी भी बच्चे की किसी एक्टिविटी को अनदेखा नहीं कर सकते, बच्चों को दंडित करना चाहिए, नो पनिशमेंट भी अलाउ नहीं है। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, नहीं ये भी नहीं कर सकते। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ये हम कर सकते हैं। देखो हमें कुछ ऐसे प्रमाण या फिर उदाहरण लिख के आने हैं, ऐसे प्रस्तुत करने हैं जिससे जो बच्चों ने कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए हैं उनको हम चुनौती दे सकें, चैलेंज कर सकें। क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर 4 18 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। आ गया चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, तो इसकी क्या विशेषता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ये कोई विशेषता नहीं है इसकी। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, हाँ ये है इसकी विशेषता, बट हम आगे भी पढ़ेंगे। यंत्रवाद याद करना नहीं, रोट मेमोराइजेशन तो है ही नहीं इसकी विशेषता। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकरण करना, नहीं, आप किसी भी विद्यार्थी को उसकी योग्यता या उसकी कैपेबिलिटी के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, इमोशंस एंड कॉन्जिनेशन आर ईच अदर, कैसे हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं या फिर पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, संतरिहित हैं, संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, इंटरवोवन, एक दूसरे से सन्निहित हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव, संचारवादी सिद्धांत अभी पहले भी आया था, के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, अधिगम अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवाद याद करने की प्रक्रिया है, यंत्रवाद की तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल की भी नहीं है। अधिगम आवृत्तियां संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, नहीं। लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बाय रिपीटेड एसोसिएशन, नहीं ऐसा भी नहीं है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, यस लर्निंग प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज का बाय एक्टिव एंगेजमेंट, एक्टिवली आप इंगेज रहेंगे तो आप उसको नॉलेज को गेन कर सकते हैं। देखो कभी कभी हमें हिंदी में ना ऑप्शंस नहीं समझ में आते हैं, चाहे हम कितने भी हिंदी में तैयारी कर लें। अभी जैसे मेरे साथ ही हुआ कि मैंने इसको पढ़ा, अधिगम यंत्रवाद याद करने की प्रक्रिया है या अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आया, तो क्या हो गया, इंग्लिश है हमारे पास, आप यहाँ समझ लीजिए। कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो हमें इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहे हैं तो हम हिंदी में देख लेंगे, हिंदी में नहीं समझ में आ रहे हैं तो हम इंग्लिश में देख लेंगे। ऐसा नहीं है आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप
फिर भी लगे पड़े हैं, कुछ का कुछ मीनिंग निकाल ले रहे हैं। आपके पास बाइलिंगुअल है, आप दोनों में से दोनों लैंग्वेज पढ़ के देखिए। जब क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो दोनों लैंग्वेज में पढ़िए। हो सकता है आपको इस लैंग्वेज में ना समझ में आ रहा हो तो इसमें आ जाए, इसमें ना आ रहा हो तो इसमें आ जाए, है ना। तो इस चीज को रिजिड नहीं होना है कि हम तो भाई हिंदी में पढ़ा, हिंदी में ही पढ़ेंगे, या इंग्लिश में पढ़ा है तो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। आपके पास दोनों लैंग्वेजेस हैं, दोनों का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की के क्या परिणाम है। प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। तो क्या है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, ये चीज है। ठीक है, इफेक्टिव वे है एनकरेज करने का कंसेप्चुअल चैलेंज चेंज को। बट अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। यह विद्यार्थी के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, नहीं। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, ये भी नहीं है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन कंसेप्चुअल। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है भाई, वो कंसेप्चुअल पे भी वर्क करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज। क्वेश्चन नंबर 23. Repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward. बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चे अधिगम यानी कि लर्निंग में ही लगे रहें तो हम क्या करते हैं, कभी उनको पुरस्कार दे देते हैं या फिर कभी पनिशमेंट दे देते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो यही पूछना चाह रहा है कि इन प्रयोगों से क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाहरी बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है, ऐसा तो नहीं होगा। बाहरी अभिप्रेरणा बढ़ती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, ऐसा भी नहीं है ना। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है या फिर बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्य के बजाय, हाँ, वो निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है कि बच्चे क्या करेंगे, निपुण बनने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ वो प्रेजेंट करने के लिए ही हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, एक सेकंड रुकिए, इसके क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा, देखो वही ना डाउट हो जाता है। रुको एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ती हूँ। इन्होंने पूछा है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना, लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या ओके, आप लगातार उन्हें क्या कर रहे हो, बच्चों को पुरस्कार दे रहे हो या दंड दे रहे हो। तो वो पूछ रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है। तो इससे अधिगम में बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि है और जिज्ञासा है वो कम होती है। अब आप किसी भी बच्चे को बार बार पनिश करते रहेंगे तो उसकी जो नेचुरल नेचुरल इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए हमेशा कभी कभी पुरस्कार और दंड ठीक है, बट हमेशा नहीं ठीक है ना। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो इसीलिए ही क्वेश्चन को बार बार और सही से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखो दंड का, हम आप सोचो कि दंड हम दे रहे हैं तो बार बार हम किसी बच्चे को दंड दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसकी नेचुरल क्यूरियोसिटी कम ही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला शारीरिक दंड। क्या जो पनिशमेंट होता है अभी हमने पढ़ा वो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है? नहीं। जब हमारा फर्स्ट हट गया तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा था, ये हट गया, है ना। फर्स्ट हमारा इसमें आ रहा था, ये हट गया, इसमें आ रहा था, ये हट गया, दो तो हमारे हट गए हैं। अब बचे हैं इन दो में से। देखिए सेकंड है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। हाँ, ये बात तो सही है, ये तो होता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जब बच्चों को ये जो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन है ये भी हेल्पफुल है, ये भी बढ़ावा देता है अधिगम को। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो निरंतर यानी कि कांस्टेंट कंपैरेटिव इवोल्यूशन, अगर आप किसी बच्चे का निरंतर तुलना करते रहेंगे, कंपैरिजन करते रहेंगे, तो क्या वो बच्चे की उसके ऊपर सार्थक अधिगम हो पाएगा? क्या वो बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। वो तो खुद को सुपीरियर देख करने की कोशिश करता रहेगा कि अरे कल मैम कह रही थी तुम्हारे नंबर इससे कम आए हैं, तुम्हारे इससे कम आए हैं। वो तो यही कोशिश करेगा ना। तो इसका जो ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा, तो दो ही सही हो रहे हैं, सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो जहां ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं ना, वहां सबसे पहले कट कर लो कि हमने वन हट गया तो वन किस किस में आ रहा है, सबको हटा लो। उससे इजी वे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स इन चिल्ड्रन। तो कैसे कर सकते हैं, एक व्याख्यान देकर, सिर्फ एक लेक्चर देकर तो नहीं कर सकते। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था, बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, रिपीटिव मैकेनिकल ड्रिल, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करने, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। जब हम किसी भी बच्चे की को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो एक्सप्लोर करे, डिस्कस करे, तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, ये जटिल अवधारणाएं होती हैं, उनकी हम समझ को सहज कर सकते हैं। डिस्कशन करके, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके, डिस्कशन करके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। ठीक है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर नहीं, देखो हर चीज में भौतिक पुरस्कार देकर उसको अगर आप उस प्रोत्साहित कर रहे हैं तो वो मतलब बहुत कम टाइम के लिए होगा। एक बार आपने प्राइज देना बंद किया, उसका उत्साह सारा खत्म हो गया, वो तो लालच में काम कर रहा है, ये तो लालच हो गया। प्राइज कभी कभी देना चाहिए बट हर चीज के लिए नहीं देना चाहिए। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर नहीं, ओनली या केवल वाले तो मोस्टली गलती हो जाते हैं। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके नहीं, पनिशमेंट भी सॉल्यूशन नहीं है ना। पनिशमेंट से आप किसी को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हो। बच्चों को सहजनानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग द सेम। हाँ, बच्चों को गैस लगा के उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है, उस बारे में उसको चिंतन करके, मंथन करके किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो ईवीएस वाली क्लास में जो ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए। उसमें ना बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे आए थे जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट ए रैपिड पेस। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। आपको ये बताना है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखो जो शारीरिक वृद्धि और विकास होता है वो सबसे तीव्र अवस्था से शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने नहीं पूछा है, नोट पूछा है, ध्यान रखना है। तो विकास का सिद्धांत नहीं है वो आपको बताना है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये तो सिद्धांत है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। विकास परिवर्त्य होता है, ये भी है, ये होता है सच में विकास परिवर्त्य, इन्होंने तो नहीं पूछा है तो ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सिद्धांत है कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस होता है। तो दिस इज ऑल्सो हमारा सही, ये तीनों बातें सही है, राइट है। इन्होंने हमसे रॉन्ग पूछा है। विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये बात गलत है। तो जो गलत है वही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने पूछा था नहीं वाला सिद्धांत। जो विकास हमारे यूनिवर्सल और कल्चर कंटेंट इसे इन्फ्लुएंस नहीं करते, गलत बात है, उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति, जो हेरिडिटरी होता है, ये वो है जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरण प्रभाव या आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ये होगा। देखो जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं बट आप इसको समझिए। कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट जो होता है, इसमें जो हर एक की अलग अलग इंडिविजुअल वेरिएशन है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, उसका जो मेन इंडिविजुअल पहला जो कारण है वो है हेरिडिटरी के साथ साथ जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड उसमें चेंज आते हैं ना, वो भी है। तो इसलिए 4th ऑप्शन होगा। लास्ट सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो ऑप्शन है परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इन्होंने पूछा था द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, तो वो है विद्यालय एवं मीडिया। ऑप्शन नंबर 3 स्कूल एंड मीडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक जिन्होंने ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश और अब हमारी सीडीपी, ये 4 आपकी क्लासेस पूरी हो चुकी हैं। 2019 का पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस मैथ्स आपका बचा है, वो भी क्लास आपके लिए आ जाएगी। जिन्होंने नहीं देखी है कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सारी क्लासेस हिंदी की भी और आपकी सीडीपी की भी सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। और जो ईवीएस है, ईवीएस की बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे जो आजकल आ रहे हैं, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो या डी ट्रिपल एस बी हो, सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। अच्छा, एक और मैं इंपॉर्टेंट बात फिर से बोलूंगी, अगर आपने अभी भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। अगेन थैंक यू।